टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको पॉलिटिकल साइंस के। तो आपको पता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। अब आपको करने की बारी है ये पॉलिटिकल साइंस के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आने के बहुत ज्यादा चांसेस हाई रहेंगे। तो वो मैं आपको यहाँ पे एक बार करवा देता हूँ। आप एक बार बस देख के जाइए कि किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करना है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है सर, तो एक बार अब शुरू करते हैं। अभी मैं आपको 15 करवाऊंगा, बाकी की जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें आपको सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में मिल जाएंगे, 15-15 या 20-20 के स्लॉट्स में, जैसे भी होगा। ठीक है सर, जरा पहला क्वेश्चन देखिए। तो अभी देखिए ये हमारा है फर्स्ट आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्लास 10th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, वही मैं आपके लिए यहाँ पे करवाऊंगा। अब देखिए जरा पहले शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए ये अभी ये कुछ चीजें हैं जो लिखी हुई हैं, आपको पता है ये एमसीक्यू के बारे में कुछ लिखा हुआ है ना। पहला क्वेश्चन जरा बड़े ध्यान से देखिए, अगर आप इसे, आई होप इट्स विजिबल टू यू होगा सर। हाँ, एक बार आप देखिए जरा क्वेश्चन ने ये कहा, मैं बड़े ध्यान और पूर्वक पढ़ता हूं आपके लिए। कहता है इन फेडरलिज्म पावर इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड, कहता है फेडरलिज्म में जो पावर होती है वो कहाँ कहाँ पे डिवाइड की जाती है। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है पावर को डिवाइड करके रखना। ऐसा ना हो कि कोई बंदा एक ही पूरे पावर को होल्ड करके रखता हो, नहीं, पावर को डिवाइड करना। उसमें डर क्या होता है कि अगर कोई एक ही बंदा पावर को होल्ड करके रखेगा तो कुछ गलत काम भी उसके करने की बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फेडरलिज्म करते हैं। फेडरलिज्म का मतलब हम पावर का डिवीजन करके रखते हैं कि अगर कोई बंदा कुछ गलत काम करना भी चाहे तो भी वो ना कर पाए, क्योंकि दूसरे बंदे भी होंगे ना, उनके पास भी पावर होगी, तो वो पावर को, गलत काम को करने नहीं देंगे। ठीक है, तो कहता है फेडरलिज्म में पावर कहाँ कहाँ पे डिवाइड की जाती, कौन कॉन्स्टिट्यूएंट में पावर डिवाइड की जाती है। ऑप्शन है सेंट्रल अथॉरिटी में, स्टेट्स में, ए और बी में, या नन ऑफ दीज में। तो आपको पता होगा इन फेडरलिज्म पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल अथॉरिटीज में। तो सेंट्रल अथॉरिटीज के अंदर जो पावर होती है वो क्या कर दी जाती है, डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, जरा क्वेश्चन नंबर 2 आप यहीं पे देखेंगे। तो सेंट्रल अथॉरिटीज स्टेट में तो डिवाइड नहीं होती, ए और बी तो होगा नहीं, नन ऑफ द अबव ये होता नहीं है। जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बड़े ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, इसको आप समझिए। ठीक है, कहता है इस क्वेश्चन में, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्रीज विद बेल्जियम। बेल्जियम वाला आपके पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है ऐसी कौन सी कंट्री है जो बेल्जियम के साथ बॉर्डर को शेयर नहीं करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन या लग्जमबर्ग। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो बेल्जियम के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो बेल्जियम के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती है, नेम ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड स्वीडन। स्वीडन ही एक ऐसी कंट्री है जो बेल्जियम के साथ बॉर्डर को शेयर नहीं करती है। ठीक है, फ्रांस भी है बेल्जियम के साथ, नीदरलैंड भी है, लग्जमबर्ग भी है, स्वीडन नहीं है। क्यों, आप याद कैसे रखोगे, बी से बेबी और सा से स्वीट। तो बेबी कैसी है, स्वीट है सर, हर किसी का बेबी तो स्वीट है ना उसके लिए। तो याद रखना, बेल्जियम से हो गया बेबी और स्वीडन से हो गया स्वीट, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है सरकार, अगला सवाल ये रहा, जरा आंखों में देखिए। पहला क्वेश्चन ये, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है इन कंट्रीज लाइक इंडिया, कहता है इंडिया के जैसी, जो इंडिया जैसी कंट्रीज में चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। कहता है इंडियन जैसे कंट्री में जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें कौन सेलेक्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए अगर कोई बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है तो उसे कौन सेलेक्ट करेगा, बीजेपी वाले ही बंदे सेलेक्ट करेंगे ना। तो बस यही है, जो इन इंडिया इन कंट्रीज लाइक इंडिया चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। तो आपको पता ना, इलेक्शन में चुनाव लड़ने के लिए कौन बंदे, मतलब कि किस इलाके में कौन सा बंदा खड़ा होगा, किस पार्टी से, ये कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करेगा, वही डिसाइड करेंगे कौन, टॉप पार्टी लीडर डिसाइड करेंगे, या मेंबर ऑफ द पार्टी, या सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी, या गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो कौन डिसाइड करेगा सरकार। तो आई होप करेक्ट आंसर होगा टॉप पार्टी लीडर। जो टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं ना सरकार,
वही डिसाइड करते हैं कि इस इलाके से कौन से बंदे को टिकट देनी है। ये बात आप याद रख लीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना कि किस इलाके में कौन सा बंदा किस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, वो उस पार्टी के जो माई बाप हैं वो सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आम आदमी को कौन पूछता है सर। अगली बात, अब जरा अगला सवाल देखिए, कहता है बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म द गवर्नमेंट टू, कहता है बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट टू। आपको पता है ना, जो बेल्जियम के अंदर पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वहां पे एक ही बंदा बहुत पावरफुल होता था। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कोई है सब माई बाप बन के बैठा है, उसे कहते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो बेल्जियम में पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया है, बेल्जियम। तो आपको बताना है, पहला आंसर है क्या डेमोक्रेटिक में शिफ्ट हो गया है, या फेडरल में शिफ्ट हो गया है, या अथॉरिटेरियन में शिफ्ट हो गया है, या इनमें से कोई नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कहीं पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, इसका मतलब वहां पे कोई अगर एक ही माई बाप होगा तो वो गलत काम करेगा, आपके लिए अच्छा काम नहीं करेगा। इसीलिए हर बार पार्टी बदलना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो सोचते हैं कि पावर हमारी, हम तो माई बाप है ना जीना। सबको हम लोग सबक सिखा सकते हैं। देश की कोई भी कंट्री के जो लोग हैं ना, वो हमेशा सबसे पावरफुल होते हैं और उन्हें पढ़े लिखे होना जरूरी है। तो कहता है पहले तो वहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, फिर वो किसमें कन्वर्ट हो गई। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी वहां लोग खुश नहीं होंगे, वहां लोग खुश नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। कैसे सरकार को फॉर्म करेंगे, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे। आपको पता है ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जहां पे इलेक्शंस होते हैं और जो देश को चलाने वाले होते हैं उन्हें कौन सिलेक्ट करती है, सरकार, जनता सिलेक्ट करती है। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखिए। तो पहले यूनिटरी थी, आप किस में शिफ्ट हो गए, डेमोक्रेटिक में शिफ्ट हो गया है, ठीक है। जरा अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। कहता है इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कहता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है, ऑल यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अभी मैंने बताया था, ऑल द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर यूनियन एंड स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऑल द पावर is with the citizen, all the government has all the powers, power is concentrated with the central government। कहता है कि अगर यूनिटरी गवर्नमेंट होगी तो क्या होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में हमेशा याद रखिए पावर हमेशा किसी एक बंदे के पास होती है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो डिवाइड तो होगा नहीं, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होगी, सारी पावर सिटीजन के पास नहीं होगी, पावर डिवाइड होते नहीं है यूनिटरी गवर्नमेंट में। द करेक्ट आंसर विल बी डी, पावर इज कंसंट्रेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट के ही पास पावर होती है, याद रख लीजिए, ठीक है। अगला सवाल जरा देखिए, यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर एक ही के पास रहती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इक्वल वेजेस एक्ट सिग्निफाइज, कहता है कि इक्वल वेज क्या होता है। अब मैं समझाता हूं, आपने अगर कभी 90s की मूवी देखी होगी या पुरानी मूवीज देखी होगी जिसमें सनी देओल साहब है या कोई बच्चन जी है या कोई और मूवीज जो पुरानी के टाइम पे मूवी होती थी ना, उसमें आपने एक चीज देखी थी, वो होता क्या था कि जैसे कोई मूवी है सनी देओल साहब है, तो सनी देओल साहब पूरी मतलब मूवी में ना जो गाने वाला सीन आता था, हर 30-35 मिनट के बाद एक गाना डाल देते थे वो लोग। तो होता क्या था कि जब गाने वाला सीन आता था, सनी देओल साहब ऐसे खड़े हैं, मस्ती से देख रहे हैं, और जो हीरोइन है बेचारी वो आधे घंटे के गाने में आधे घंटे तक नाच रही है। अब आप बताओ इस सीन में मेहनत ज्यादा कौन कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है हीरोइन कर रही है। पूरे मूवी में हीरोइन को के ज्यादा मेहनत करती है और जो हीरो होता है कम मेहनत करता है। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे उस टाइम पे कि हीरो को बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे और हीरोइन को बहुत कम पैसे मिलते थे। तो सवाल उठता है मेहनत ज्यादा कर रही है हीरोइन, गलत काम हो रहे हीरोइन के साथ, सारी मेहनत हीरोइन पे जा रही है, पैसे किसको मिल रहे हैं, हीरो के साथ। ऐसा क्यों मेरे दोस्त, क्योंकि उस वक्त इक्वल वेजेस का कंसेप्ट नहीं था। इक्वल वेजेस का मतलब है कि दो लोग अगर सेम काम कर रहे हैं तो उन्हें सेम अमाउंट ऑफ पैसा मिलना चाहिए। अगर दो लोग सेम काम कर रहे हैं तो उन्हें उन दोनों लोगों को इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा पर कंसेप्ट होता नहीं था, तो इसीलिए हीरोइन को कम मिलते थे, हीरो को ज्यादा मिलते थे, जबकि हीरोइन ज्यादा नाचती थी। पर क्या करें सर, तो इक्वल वेज क्या सिग्निफाई करता है,
इक्वल वेज पहला है लॉ दैट डील विद फैमिली रिलेटेड मैटर। सर इक्वल वेजेस में फैमिली क्या कर रही है? और अगला बी कहता है लॉ प्रोवाइड्स द इक्वल वेज शुड बी पेड फॉर इक्वल जॉब फॉर बोथ एंड मैन एंड वुमेन। दैट्स करेक्ट आंसर है सरकार। हमेशा याद रखिए लॉ प्रोवाइड, ये इक्वल वेजेस का लॉ ये बताता है कि इक्वल वेजेस देने चाहिए हमें, पेड होना चाहिए सेम काम के लिए, चाहे वो नर हो या नारी हो, चाहे मैन हो या फीमेल हो। मेल या फीमेल के लिए इक्वल वेज का मतलब ये है उन दोनों को बराबर अमाउंट में पैसा दिया जाएगा अगर उन्होंने सेम काम किया है तो। ठीक है सर, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक्ट सिग्निफाइज दैट ऑल द वर्क इनसाइड द होम इज डन बाय द वुमन फैमिली, एकदम गलत है। रेडिकल लॉ अगेंस्ट ये भी गलत है। ठीक है सर, जरा 7 पे आ जाइए। ये इंपॉर्टेंट है सर, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिए और देख लीजिए और जान लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट इस नाते है, इंपॉर्टेंट इस नाते है ये क्योंकि इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी पार्टी कब फॉर्म हुई थी। कहता है मैच द करेक्ट आंसर। पहला है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी कौन से ईयर में बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड मार्क्सिस्ट। ठीक है, अब ये कब कौन बनी थी? एक चीज याद रख लीजिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी आप सोच के देख लीजिए सर, सबसे पुरानी पार्टी कौन है? अगर आपको नहीं आता तो बताइए। अक्सर लोग बोलते हैं कांग्रेस सबसे पुरानी है, कांग्रेस सबसे पुरानी है, उसका क्या हाल हो गया है। तो अब आपको देखिए कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी है तो जो सबसे पुराना नंबर होगा ना वही उसका आंसर होगा। देखो इसमें से सबसे पुराना आंसर कौन है? सब 1900 में है, ये 1885 में, तो ऑब्वियस सी बात है। तो आपको पता होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को ना इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं सर। तो पहले का सी मतलब दूसरे का सी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में बनी थी। तो कांग्रेस का 1885 में बन गई है। ठीक है सर, अब अगला देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद जरा आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात आती है। ठीक है सर, एक भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो सर भारतीय जनता पार्टी को अगर आप देखेंगे ना बीजेपी, बीजेपी कब बनी थी सर? 1980 में बनी थी। बीजेपी कब बनी है? 1980 में। तो याद रख लीजिए सर बीजेपी 1980 में बनी है। कांग्रेस कब बनी थी बाबूजी? कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में बनी थी। ठीक है, किसने बना था? ए.ओ. ह्यूम ने बनाया था। ए.ओ. ह्यूम नाम का बंदा था, उसने कांग्रेस की स्थापना करी थी। याद रख लीजिए, हो सकता है ये आ जाए। ए.ओ. ह्यूम ने। तो बीजेपी 1980 में बनी थी। नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 1885 में बनी थी। अगला सरकार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये प्लीज याद रखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी 1964 में। ठीक है सर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी थी? 1964 में, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में बनी थी। अब लास्ट एक ही बची है, इसे कहते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कंफ्यूज मत होना, इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग है। इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब वो कांग्रेस है जो मेन कांग्रेस है, जो राहुल गांधी जिसके वो है माई बाप है। और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये सर महाराष्ट्र में है। ठीक है, शरद पवार जी जिसमें है। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी किसमें है? महाराष्ट्र में है। और ये कब बनी थी? ये याद रखिए सबसे नई पार्टी है। 1999 में बनी थी। कब बनी थी? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1999 में बनी थी। ठीक है सर, याद रखिए। 1999 बहुत सिंपल है, 1999 का सामान है, खरीद लेना। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? 1999 में बनी थी, याद रख लीजिए। ठीक है, ये एक बार ध्यान में रख लीजिए, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है तो कांग्रेस का ही जाएगा। 1980 में बीजेपी थी, बीजेपी में चला गया है। और फिर अगला बचता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये 1964 में बनी थी। और आपको पता है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 में बना है। अगला है सर, इधर देखिए इन्होंने कुछ कहा हुआ है। इन्होंने ये कहा है डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड एज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज, कहता है जो डेमोक्रेसी है ना हम उसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। क्यों सर, क्यों हम डेमोक्रेसी को अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं? पहला आंसर, इट इंश्योर्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहता है अगर जहां पे डेमोक्रेसी होगी वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। सर ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पर याद जानिए वहाँ पे बहुत गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी से देश का डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो महागलत आंसर है। ठीक है सरकार, इंडिया में भी तो है डेमोक्रेसी, इंडिया में है ना, तो कोई डेवलपमेंट ज्यादा थोड़ी ना है अभी हमारी। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए,
सेकंड है इट गारंट डेमोक्रेसी गवर्नमेंट क्या, इट गारंटीज इकोनॉमिक इक्वालिटी। सर डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। अगला सी कहता इट प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। सर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ना अगर कभी भी दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है तब हम वहां उस लड़ाई को सुलझाने का हमारे पास एक मौका होता है। क्यों मौका होता है कि मान लीजिए दो लोग हैं आपस में किसी बात को लेके भिड़ गए हैं, तो हमेशा उन लोगों की आपस में बात सुनी जा सकती है और उन लोगों की बातों को सुन के जो भी सही फैसला होता है उसे सुनाया जा सकता है। ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। अगर कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, कोई एक यूनिटरी गवर्नमेंट होती जहाँ पे एक ही आदमी माई बाप होता, तो क्या करता, वो तुरंत बोलता नहीं तुम गलत, हटा दो उसको, खल्लास करवा देता है ना। तो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। तो डेमोक्रेसी का एक ही फायदा है, इट प्रोवाइड मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो डेमोक्रेसी में हमेशा क्या होता है कि कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट है उसे रिजॉल्व करने की शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है, बातचीत से। ठीक है सर, तो अभी के लिए मैंने आपको ये इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, अगली वीडियो में मैं फिर करवाऊंगा। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।